वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका खुरपाती ग्रुप पे। लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री का पार्ट 8 जो 1000 क्वेश्चन का महासीरीज चल रहा है। उसमें आज हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन देखे थे। फिर से 25 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का शानदार सेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग सभी क्वेश्चन आज मैंने जो डाले हैं एसएससी 2013 और 16 में पूछे गए प्रश्न है। सभी प्रश्न 2013 और 16 में पूछे गए प्रश्न है, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला सवाल। पहला सवाल है, दो तत्व कैल्शियम एटीएन मतलब एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 20 और आर्गन जिनका परमाणु संख्या 18 है, दोनों तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी अर्थात द्रव्यमान संख्या समान है। ये एसएससी के 2013 में पूछा गया प्रश्न है। द्रव्यमान संख्या 40 है तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है सम न्यूट्रॉनिक, सम आयतनिक, समभारिक या फिर समस्थानिक। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसा एक प्रश्न कराया था कि परमाणु क्रमांक अलग और परमाणु द्रव्यमान समान हो तो वैसे तत्वों को क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, समभारिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को ... यानी कि डैश कहा जाता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन या फिर कक्षीय प्रोटॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम स्तर में किसी परमाणु ऊर्जा के स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन है तत्वों की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, या फिर तत्वों के समस्थानिकों की संख्या पर, या फिर तत्वों के द्रव्यमान संख्या पर, या फिर तत्वों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तत्वों की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर उसका रासायनिक गुणधर्म जो है निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपको, ये वीवीआई प्रश्न है। कह रहा है रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकुलर या फिर जे थॉमसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकुलर साहब ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। किस साहब ने की थी? हेनरी बेकुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? आपको ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है, एंगस्ट्रम, कैंडेला, फर्मी या फिर क्यूरी। कह रहा है रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या हो जाएगी? क्यूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रेडियो धर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से, पोलरीमीटर से, कैलोरीमीटर से, बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर से जो है दाब मापा जाता है। दाब क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से दाब। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है, गीगर मूलर काउंटर से रेडियो धर्मिता मापी जाती है। किससे? गीगर मूलर काउंटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो धर्मी वस्तु को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? रेडियो धर्मी वस्तु को किससे बने पात्र में, यानी किससे बने पात्र में आपको रखना चाहिए? शीशा से बने पात्र में, इस्पात से बने पात्र में, एल्युमिनियम से या फिर लोहा से बने पात्र में। तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शीशा से बने पात्र में रेडियो धर्मी वस्तु को रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? पैराबैंगनी किरणों का, रेडियो तरंगों का, और रक्त तरंगों का, या फिर अल्फा बीटा और गामा विकिरण का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अल्फा बीटा तथा गामा। ये सिंबल है, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का जो है रेडियो धर्मी तत्व उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें तीनों इनसे निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरणों में, बीटा किरणों में, गामा किरणों में या फिर एक्स किरणों में, एक्सरे। तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, बीटा किरणों में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा किरणों में कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? मतलब कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा में किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होगा? तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। बीटा किरणें अगर निकलेगी तो संभारी की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, संभारी की स्थिति कम होगी जब बीटा किरणें उत्सर्जित होंगी तो। ठीक है, बीटा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? अल्फा उत्सर्जन के दौरान, बीटा उत्सर्जन के दौरान, ऑक्सीकरण के दौरान या फिर गामा उत्सर्जन के दौरान। तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा गामा उत्सर्जन के दौरान है। द्रव्यमान या आवेश से किसी में भी दिया तो ना तो द्रव्यमान में ना तो आवेश में परिवर्तन कोई नहीं होता। गामा उत्सर्जन, गामा किरणें कितना भी उत्सर्जन हो तत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? शक्ति किरण, शक्ति ये वाला सारा है यहाँ पे, कोई बात नहीं है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? एक्स किरण, अल्फा किरण, गामा किरण या फिर बीटा किरण। तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा शक्ति किरण जो है अल्फा किरण है। आपको ऑप्शन नंबर में बी में दिया है, अल्फा किरण जो है शक्ति किरण है। अल्फा किरण ऑप्शन नंबर बी। अल्फा किरण कौन सी किरण है? आपको शक्ति किरण है। ठीक है, पारगम्य शक्ति किरण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण में 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन व 4 न्यूट्रॉन होते हैं, फिर 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अल्फा कण डैश होते हैं बीटा कण से मात्रा में दोगुने, ऋणावेशित या फिर गामा किरणों की तुलना में कम आयनीजिंग क्षमता, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा जो होते हैं अल्फा कण होते हैं, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा अल्फा कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाकर आप लिखिएगा KGF खुरपाती ग्रुप फैमिली, आपको टेलीग्राम हम लोग का दिख जाएगा, उस पर जुड़ जाइएगा। उसमें आपको प्रतिदिन वीडियो 8 बजे और PDF उसका प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही केमिस्ट्री का सीरीज खत्म होगा आपको फिजिक्स आएगा, आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कराया जाएगा। एग्जाम से पहले आप लोग के सारे कोर्सेज कंप्लीट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भी कराई जाएगी, हिंदी के लिए भी चिंता ना करें। अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान, 2 पॉजिट्रॉन का 2 न्यूट्रॉन का योग या फिर नॉन, यानी कि कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम के 1 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा कितना क्या है? माफ कीजिए, यहाँ पर बीटा किरण होगा। बीटा किरण क्या है? तो कह रहा है केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण या फिर उदासीन कण, विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ही रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? कह रहा है कि नाभिक में अगर गामा का क्षय होगा तो उससे क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ए ऑप्शन है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपको कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वही सही उत्तर हो जाएगा। ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 17 का आपको डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 18 कह रहा है, माफ कीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? सीसा है, पोटेशियम है, प्लूटोनियम है या फिर मिलीबेटनम है? तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। प्लूटोनियम ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, निम्न में कौन सी? कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण होते प्रयुक्त होती है। जी हाँ, मतलब कह रहा है कि कार्बन डेटिंग विधि जो है निम्न में किसकी आयु निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर है। जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए हम कार्बन डेटिंग विधि की उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रक्त कैंसर की रोकथाम में किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो समस्थानिक का नाम बात कर रहा है यहाँ पे, तो रेडियो समस्थानिक में आपको सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस 32। जी हाँ, फास्फोरस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 21, मिस प्रिंटिंग के चलते 20 लिखा गया, ये 21 है।
कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरण। तो इसका जब आपको राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, गामा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया से सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होती है, बी। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है? परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है? परमाणु रूपांतरण, एक बाहरी नाभिक के उपखंड या फिर अणुओं के उपखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडन की अभिक्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है जो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन जो है परमाणु बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है परमाणु प्रस्फुटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये आप लोग के लिए फेमस क्वेश्चन है, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, बहुत ही आसान सवाल है आप लोगों के लिए। कह रहा है कि जापान पर गिराए गए परमाणु बम के नाम क्या थे? लिटिल बॉय और फैट मैन, लिटिल मैन और रेड फैट बॉय, लिटिल गर्ल और फैट वुमन, लिटिल वुमन फैट गर्ल। ये आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी मीट अगेन ऑन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।